हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टू इंटरमीडिएट्स कार्ब एनायन एंड कार्ब कैटायंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वो दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होता है। फ्री रेडिकल्स आर दोज स्पीसीज विच हैव ओड इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन। यानी फ्री रेडिकल्स वे स्पीसीज होती हैं जिनके पास एक ओड इलेक्ट्रॉन या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कार्बन के ऊपर एक ओड इलेक्ट्रॉन दिखेगा या फिर कह सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। यदि हम कार्बन से हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है CH3 यानी मिथाइल ग्रुप। तो ये हो गया आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्री रेडिकल्स होता क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन से समझेंगे किस प्रकार से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, इससे हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक CH3 स्पीसीज़ को लिया हुआ है जो कि एक एटम Y से अटैच है। यहाँ पे जो Y एटम है ये एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बहुत ही क्लोज है। जब कोई भी कार्बन एटम किसी एक ऐसे एटम से अटैच होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बहुत ही क्लोज होती है, तो वहाँ पे जो फिज़न होता है वो होमोलाइटिक फिज़न होता है। यानी किस प्रकार से होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड है और आपको पता है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि यहाँ पे शो किया हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि होमोलाइटिक फिज़न होगा, तो होमोलाइटिक फिज़न में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन Y के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एंड Y के पास एक इलेक्ट्रॉन, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कार्बन पर। इसी को हम कहते हैं क्या, फ्री रेडिकल। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, CH3 के ऊपर क्या लगाया हुआ है, एक ओड इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बन गया आपका, एक मिथाइल फ्री रेडिकल। तो इस प्रकार से फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखते हैं फ्री रेडिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। तो हम इस स्ट्रक्चर से ही समझेंगे किस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर से यदि आप समझते हैं तो आप स्ट्रक्चर को देख के ही इसके कैरेक्टरिस्टिक इजीली लिख सकते हैं, जैसा कि हम कार्ब एनायन कार्ब कैटायन में करते आए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, यानी फ्री रेडिकल्स की जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, जैसा कि आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल हो गया आपके 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 1 हो गया आपके 7 इलेक्ट्रॉन। यानी फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी वैलेंस सेल में। सेकंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्टेट जो कंप्लीट होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन से होता है और इसके पास ओनली 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ होगा। थर्ड पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वे स्पीसीज़ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। नेक्स्ट है, फोर्थ है आपका कैरेक्टरिस्टिक, ये न्यूट्रल स्पीसीज़ है। क्यों न्यूट्रल स्पीसीज़ है, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ओनली इस पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है या कह सकते हैं ओड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज़ है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट इसके समझ में आए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सेम जैसे हमने कार्ब एनायन कार्ब कैटायन में स्टेबिलिटी के ऑर्डर को देखा था, उसी प्रकार से हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी को हम 3 टाइप से चेक करते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो रेजोनेंस को दी जाती है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को।
तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसमें बताते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है फ्री रेडिकल्स का, जिसमें हमने 4 फ्री रेडिकल्स को यहाँ पे 4 फ्री रेडिकल की स्पीसीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। और सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, तो किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताने के लिए हम रेजोनेंस चेक करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो यदि हम इन स्पीसीज़ में रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको रेजोनेंस नहीं दिखेगा, यानी कॉन्जुगेशन यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, यानी डबल सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, यानी इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। सेकंड नंबर पे यदि हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन हम किस प्रकार से निकालते हैं ये मैंने आपको कार्बोकेटाइन वाली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन हम निकालते हैं उसमें हम देखते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। जितने हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही हमारी जो स्पीसीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके इस वाले स्पीसीज़ में यानी 3rd डिग्री फ्री रेडिकल्स में आपके 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब ये 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन किस प्रकार से हैं तो ये भी हम देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि ये जो आपका कार्बन के ऊपर क्या है फ्री रेडिकल, इसे आप एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में देख सकते हैं। तो जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप से जो आपका कार्बन एटम अटैच होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। तो ये हो गए आपके अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से जितने भी आपके हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये हो गए आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यदि हम काउंट करें अल्फ़ा हाइड्रोजन को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 3 6 एंड 3 9, यानी इस वाले स्पीसीज़ में यानी 3rd डिग्री स्पीसीज़ में आपके 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। एंड यदि हम बात करें सेकंड की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एंड 3 6, यानी इसमें आपके 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यदि हम बात करें थर्ड की तो इसमें आपके 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। एंड यदि हम बात करें फिफ्थ की तो इसमें एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, यानी 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि जितना भी जिस स्पीसीज़ में अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं वो उतना ही स्टेबल होता है, क्योंकि हमारे 3rd डिग्री फ्री रेडिकल्स में 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा एंड उसके बाद ये होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमने रेजोनेंस को देखा जो कि इसमें नहीं हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन से हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिया। आप इंडक्टिव फैक्ट भी इसमें लगा सकते हैं, किस प्रकार से लगाते हैं ये भी मैंने आपको कार्बोकेटाइन वाली वीडियो में बताया था। एक बार यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। यदि आपको इसमें इंडक्टिव फैक्ट से देखना है कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या जुड़ा है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैंने आपको बताया था कि जो फ्री रेडिकल्स की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन आए, और यहाँ पे क्योंकि CH3 ग्रुप अटैच है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं तो 3 ही CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड क्योंकि इसमें आपके 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे 2 ही इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये इससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 CH3 दे रहे थे, यहाँ पे आपके 2 दे रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें थर्ड की तो यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप देगा इसको इलेक्ट्रॉन, तो ये थोड़ा इससे कम स्टेबल होगा। एंड इसके बाद यदि इसमें देखें तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं दे रहा है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से आप हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट इसमें लगा सकते हैं। रेजोनेंस इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी डबल सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको और इजीली समझ में आ जाए। आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें भी हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड में यदि आप देखें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस को देखेंगे। तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी इसमें क्या होगा, आपका रेजोनेंस होगा। आप याद रखना कि रेजोनेंस किस किस में होता है। यदि आपका सिंगल डबल फ्री रेडिकल, सिंगल डबल पॉजिटिव, या सिंगल डबल नेगेटिव, या आपका सिंगल डबल, यानी ये वाले आपके यदि किसी में भी दिखाई दे रहे हैं तो उसमें रेजोनेंस यानी कॉन्जुगेशन होगा। इसके बाद यदि हम सेकंड कंपाउंड की बात करें तो सेकंड कंपाउंड में यदि हम रेजोनेंस को देखते हैं तो इसमें कोई भी डबल सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें आपका रेजोनेंस नहीं होगा।
सेकंड हम प्रायोरिटी देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो आपको पता है कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यानी इसमें आपका क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एंड यदि हम थर्ड की बात करें तो इसमें ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना ही रेजोनेंस होगा। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेजोनेंस को शो कर रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं रेजोनेंस को, यदि किसी में रेजोनेंस है वो सबसे अधिक स्टेबल होगा, तो सबसे अधिक स्टेबल हमारा ये होगा। एंड उसके बाद हम देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को, तो उसके बाद स्टेबल ये होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये होगा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं इसके नोट्स। तो यहाँ पे आप फ्री रेडिकल्स के नोट्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर बनानी है, उसके बाद इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री रेडिकल्स आर दोज स्पीसीज विच हैव द ओड इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री रेडिकल्स वे स्पीसीज होती हैं जिनके पास ओड इलेक्ट्रॉन या फिर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ हीट रेडिएशन, यानी फ्री रेडिकल्स जो फॉर्म होते हैं वो हीट और रेडिएशन की प्रेजेंस में होते हैं। फ्री रेडिकल्स फॉर्म आफ्टर द होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, और फ्री रेडिकल्स जो फॉर्म होते हैं वो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन के द्वारा होते हैं। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था, जब हमने रिएक्शन से समझा था किस प्रकार से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो हमने वहाँ पे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन की प्रोसेस को किया था। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं H इनके बीच में क्या है, एक बॉन्ड है जिसमें क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा यानी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा, यानी होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H फ्री रेडिकल, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें सेकंड वाले एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 एंड CH3 को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख चाहे तो जैसे कि यहाँ पे कार्बन एटम है, और ये जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम से ही अटैच है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी कार्बन एटम किसी एक ऐसे एटम से अटैच होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्लोज होती है, तो वहाँ पे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है एंड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कार्बन एटम से ही अटैच है, जिन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा। किस प्रकार से होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर चला जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका CH3 फ्री रेडिकल एंड CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी आपके मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से एरो को नहीं दिखाया गया है, आपको ओनली इस प्रकार से एरो को दिखाना है, यानी इस प्रकार से आपको नहीं दिखाना है, ओनली इस प्रकार से दिखाना है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं फ्री रेडिकल्स के। तो फर्स्ट है आपका कि फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल स्पीसीज। क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर कह सकते हैं ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि फ्री रेडिकल्स है पैरामैग्नेटिक नेचर, यानी इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर होता है क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि फ्री रेडिकल्स हैव द लैक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू इक्वल टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी फ्री रेडिकल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके पास ओनली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी वैलेंस शेल में, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था जब हम फ्री रेडिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था डिटेल में। तो वहाँ पे क्या था, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन थे इसकी वैलेंस शेल में, इसलिए फ्री रेडिकल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंड फोर्थ है आपका कि फ्री रेडिकल्स इज हाईली रिएक्टिव, यानी हाईली रिएक्टिव होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि फ्री रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी ये स्टेबल नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट आफ्टर द होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, यानी फ्री रेडिकल्स जो फॉर्म होते हैं वो हीट और लाइट की प्रेजेंस में फॉर्म होते हैं एंड होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन के बाद बनते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देने हैं, यहाँ पे क्लोरीन का NCH3 CH3 का NCH3 Cl का। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे इन एग्जाम्पल में आपको सिंपली वही करना है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन को दर्शाना है। जैसा कि यहाँ पे
एक एक बॉन्ड दिया हुआ, तो आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला CH3 लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला CH3 लेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपली आपको वही करना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया जब स्टार्टिंग में हमने देखा था कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। इसके बाद देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो कि मैंने आपको समझा दिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो 3rd डिग्री फ्री रेडिकल होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री एंड उसके बाद मिथाइल। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।